Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 4, the 18th century India. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. बेटा इतना बड़ा मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो बेटा कोई एकाध कारण नहीं था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, बहुत सारे रीज़न थे. सेवरल रीजंस वर देयर फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. कोई भी एम्पायर जो इतने साल रूल करे, अगर वो डिक्लाइन हुआ तो कोई एक आध रीज़न थोड़ी ना होगा, बहुत सारे रीजंस होंगे. तो अब हम वन बाय वन वो सारे रीजंस डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया. फर्स्ट, औरंगज़ेब्स पॉलिसीज़. बेटा जो औरंगज़ेब थे उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी थी. बेटा तो जो औरंगज़ेब थे उन्होंने अपने फोर फादर्स से कुछ नहीं सीखा था. भले अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, इनसे औरंगज़ेब ने कुछ नहीं सीखा. उन्होंने जो टाइम टेस्टेड पॉलिसीज़ थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया. बेटा अगर हम अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, तो ये सब वो लोग थे जो हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते थे, ठीक है. पर औरंगज़ेब ने ऐसा नहीं किया. औरंगज़ेब ने जजिया नाम का एक टैक्स लगा दिया हिंदूज़ के ऊपर, ठीक है, कि भाई मैं मुस्लिम रूलर हूँ, आप हिंदू प्रजा हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा. तो जजिया देना पड़ा हिंदूज़ को. और फिर औरंगज़ेब ने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं के ऊपर जजिया लगा दिया. ये जो पॉलिसीज़ थी इनकी वजह से जो औरंगज़ेब थे बहुत अनपॉपुलर रूलर बनकर सामने आए. किसी भी व्यक्ति को ये पॉलिसीज़ जो थी औरंगज़ेब की वो पसंद नहीं आ रही थी. ना तो जजिया, ना ही तो वो चाहते थे कि उन्हें टैक्स बढ़ाया जाए उनके ऊपर, और ना ही तो लोग चाहते थे कि उनके मंदिरों को तोड़ा जाए. तो औरंगज़ेब बहुत अनपॉपुलर रूलर बने. गलती और की औरंगज़ेब ने, वो गलती थी उसने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया. किसके इंटरनल मैटर्स में? राजपूत रूलर्स. राजपूत रूलर अपने आप में बहुत बड़ी पोजीशन रखते थे. अकबर भी चाहते थे कि उनके साथ उनके फ्रेंडली रिलेशंस रहे, पर औरंगज़ेब ने ये बातें आई गई कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, राजपूत भी अब मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे. तो राजपूत के इंटरनल मैटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चालू कर दिया. किसने? औरंगज़ेब ने. तो राजपूत का सपोर्ट भी उससे छिन गया. भाई राजपूत बोलेंगे तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगे तो हम क्यों तुम्हें सपोर्ट करेंगे. उन्होंने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया. अकबर के टाइम में राजपूत से बहुत अच्छे अलायंस थे मुगल्स के, उन अलायंस को तोड़ने का काम किया औरंगज़ेब की पॉलिसी. बेटा औरंगज़ेब किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे. बहुत सारे रिवोल्ट्स तो इसीलिए हो गए औरंगज़ेब की रीन में क्योंकि उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है. आप क्यों फालतू किसी रिवोल्ट का कारण बनना चाहते हो, क्यों ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हो. औरंगज़ेब को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई मेरी अकेली लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ही कितने विद्रोह का कारण बन रही है. ऊपर से इसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी वो भी बहुत डिज़ास्ट्रस थी. डेक्कन की तरफ जाने का जो डिसीज़न था औरंगज़ेब का, इससे बुरा कोई डिसीज़न हो ही नहीं सकता. इसकी डेक्कन पॉलिसी की वजह से रॉयल ट्रेजरी पूरी एम्प्टी हो गई, ड्रेन कर गई, ख़त्म हो गई. तो इसकी जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ही मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ चला गया. भले डेक्कन पॉलिसी हो, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो, या राजपूत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना. एक्सटेंडेड लर्निंग वाला जो पैराग्राफ है वो आपको खुद पढ़ लेना है. अगर किसी को इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं किसी का वीडियो बना दूंगी, ठीक है. बेटा अब हम पढ़ेंगे वॉर्स ऑफ सक्सेशन. उत्तराधिकारी कौन बनेगा, आने वाला राजा कौन बनेगा, महाराजा कौन बनेगा, इसकी भी मुगल एम्पायर में बड़ी लड़ाई थी. वॉर्स ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी बनने के लिए भी बहुत युद्ध हुए. जो लॉ ऑफ सक्सेशन था मुगल्स में वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था. हर टाइम रूथलेस वॉर होते थे सक्सेशन के लिए, ठीक है.
जब भी कोई मुग़ल किंग मर जाता था, कोई मुग़ल राजा जब मरता था तो उसके पीछे वो एक बड़ी सी लड़ाई छोड़ जाता था, क्योंकि मुग़ल्स के लॉ ऑफ सक्सेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे और इस वजह से ही बहुत रूथलेस वॉर होते थे, भाई भाई को मारने को तैयार हो जाता था। इस वजह से हमने देखा बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते थे और एम्पायर भी अनस्टेबल हो जाता था। ठीक है, भाई भाई को मार रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, एम्पायर की स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो रही है। बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न भी था मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। नेक्स्ट है वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब। और बेटा औरंगज़ेब के बाद कोई कैपेबल मुग़ल रूलर नहीं हुआ, जितने भी सक्सेसर्स हुए वो सारे बहुत वीक थे। तो जो सक्सेसर्स थे औरंगज़ेब के वो वीक भी थे, इनएफिशिएंट भी थे। वीक मतलब कमज़ोर, इनएफिशिएंट मतलब अकुशल, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी उनके अंदर, वीक थे, है ना। मतलब उतने पावरफुल रूलर नहीं रहे जितने औरंगज़ेब या उसके पहले वाले रूलर रहे। इवन उन्होंने एक्टिव पार्ट भी नहीं लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लेजर लवर थे, है ना, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, मदिरा पान कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं, उसके अलावा कोई काम दूसरा उनके पास है नहीं। जो अफेयर्स थे एम्पायर के वो नॉबल्स के हाथ में थे, गवर्नर्स के हाथ में थे। तो बेटा जब आप अपने घर को नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा, तो आपको लगता है चीज़ें ऑर्डर में रहेगी? बिल्कुल ऑर्डर में नहीं रहेगी। गवर्नर नॉबल्स इस बात का बहुत एडवांटेज लेते थे कि राजा को तो कोई पड़ी नहीं है एम्पायर की, हमको जैसे मैनेज करना हम करेंगे। कुछ नॉबल और कुछ गवर्नर तो ऐसे थे जिन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम एस्टेब्लिश कर लिए। बहुत सारे रीजनल किंगडम से एस्टेब्लिश हुए क्योंकि पावरफुल अथॉरिटी ही नहीं है ना, जिसको जहाँ टाइम मिल रहा है वो अपने हिसाब से रूल करना स्टार्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट राइवलरी एमंग नॉबल्स। अब बेटा नॉबल्स में भी बहुत राइवलरी थी, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश कर ली, मैं नहीं कर पाया। तो नॉबल्स के बीच में भी अलग ही कंपटीशन लगा पड़ा था। तो जो नॉबल्स थे मुगल कोर्ट के वो भी डिवाइडेड थे बहुत सारे सेगमेंट्स में। ठीक है, एक ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। सपोज करो एक ग्रुप अफगान्स का है, अफगान नॉवल्स का है, दूसरा तुरानियों का है, तीसरा ईरानियों का है और चौथा हिंदुस्तानीस का है। तो ये भी एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख नहीं सक रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो जो मुगल कोर्ट था उसमें नॉवेल्स डिवाइडेड थे, अफगान्स, तुरानीज, ईरानीज और हिंदुस्तानीज। जो अफगान्स थे वो माउंटेनियस बॉर्डर रीजन से आए थे, रिवर इंडस को क्रॉस करके आए थे। ईरानियंस पर्शिया से आए थे। अफगान्स कहाँ से आए हैं? माउंटेनियस बॉर्डर को क्रॉस करके, रिवर इंडस को क्रॉस करके आए। ईरानियन कहाँ से थे? पर्शियन से थे। तुरानियन कहाँ से थे? ट्रांसऑक्सेनिया से थे। और जो नॉबल्स थे वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहते थे। फॉर व्हाट? पावर, कौन ज़्यादा पावरफुल है। और इस वजह से भी हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाता था, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन नहीं कर पाता था, क्योंकि जो नॉबल है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस पर काम ही नहीं करना चाहता, वो तो लगा है अपने ही अलग काम में, भाई मैं ज़्यादा पावरफुल, मैं ज़्यादा पावरफुल। तो ये पावर स्ट्रगल अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी भी एम्पायर के लिए। जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस। बेटा जागीरदारी और मनसबदारी क्राइसिस भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था किसका? मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। जो मुग़ल्स थे उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिस सिस्टम का नाम था जागीरदारी सिस्टम, जहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते थे उन्हें जागीर दे दी जाती थी। जागीर मतलब एक विलेज दे दिया गया, एक गांव दे दिया या कुछ ज़मीनें दे दी गई, तो ऑफिसर्स को सैलरी के बदले जागीर दे दी जाती थी। वो जो भी काम मुग़ल एम्पायर के लिए कर रहे हैं उसके बदले उन्हें सैलरी ना देकर क्या दे दी जाती थी? जागीर दे दी, जागीर मतलब प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। समझी बात आपको? बेटा अगर आप एम्पायर के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपको आपकी सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगी? जागीर। अब जागीर क्या होती है? कोई विलेज हो सकता है ना, और कोई पीस ऑफ लैंड हो सकता है। बहुत कम जागीर बची थी, है ना, और नंबर ऑफिसर्स के बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, और उसके एवज में जागीर अपने पास उतनी थी ही नहीं। तो इसी को कहा जागीरदारी क्राइसिस। पहले एक राजा हुआ। तो बेटा आपको जागीरदारी क्राइसिस समझ में आई कि जितने ज़्यादा लोग आपके ऑफिसर्स बनते जा रहे हैं उनके पास उतनी ज़मीनें होती जा रही हैं, तो वो ज़मीनें जब तुम दे रहे हो तो तुम्हारी खुद की ज़मीनें कम हो रही है ना। सपोज करो मैंने 4 ऑफिसर रखे, चारों को अपनी ज़मीनों के टुकड़े दे दिए, फिर मेरे ऑफिसर्स 8 हो गए तो मैंने 8 को ज़मीनों के टुकड़े दे दिए। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास कोई ज़मीन बचेगी ही नहीं, इसी को कहेंगे जागीरदारी क्राइसिस। तो जो क्राउन की लैंड्स थी वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें? जागीर्स में।
इस डिमांड को पूरा करने के लिए। इसकी वजह से हमने देखा किंग के रेवेन्यू कम कम और डिक्रीज होते जा रहे थे, क्योंकि किंग के पास ज़मीन बची ही नहीं थी ना, जागीर थी ही नहीं, ज़मीनें अब है ही नहीं। ज़मीनें तो सब उसने किसको बांट दी, जागीरदार को बांट दिया, और इसी को क्या कहा, जागीरदारी क्राइसिस। नेक्स्ट है बेटा मनसबदारी सिस्टम। इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने। मनसब का मतलब क्या होता था, एक रैंक होती थी, ठीक है। मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो रैंक होती थी उसी को क्या कहते थे, मनसब। और मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अकबर ने। एक पर्सन जो भी कोई होगा, है ना, उसे मनसब मतलब एक रैंक दे दी जाएगी, और फिर जिसे रैंक मिल जाएगी, जिसे मनसब मिल जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, मनसबदार। एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है भैया, वो लेना चाहता है, मुगल एम्परर के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो आए, उसे मनसब अगर मिल गई, रैंक मिल गई, तो वो क्या कहलाएगा, मनसबदार। अब मनसबदार बनने के बाद आपको ऐसा नहीं कि बस हवा में ही हो रहा है, उससे फिक्स्ड कोटे में ट्रूप को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर मनसबदार बनती हूँ तो मुझे 100, 200, 500 की आर्मी अपने पास रखनी पड़ेगी, ट्रूप्स रखने पड़ेंगे। तो इनका खर्चा कहाँ से आएगा, इनके खर्चे के लिए इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिए जाते थे, एक पर्टिकुलर जागीर से, एक पर्टिकुलर एरिया है, इन मनसबदारों से कह दिया कि ये एरिया है, इसके टैक्सेस आप कलेक्ट करो, और जो पैसा आ रहा है उससे आपको ये ट्रूप्स, ये हॉर्स और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। ये जो सिस्टम था ये बैकबोन था मुगल एम्पायर की। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनो बेटा। जैसे मुझे लगा कि मुझे अकबर की पॉलिसीज़ पसंद है, मैं अकबर की मनसबदार बनना चाहती हूँ, मैंने अप्लाई किया, अकबर ने बोला ठीक है आपको मैं ये रैंक दे देती हूँ, और इस रैंक के बदले आपको ये जागीर मिलेगी, और आपको इतने ट्रूप्स को मेंटेन करना है, ठीक है, और इस ट्रूप्स को मेंटेन करने का जो भी खर्चा होगा वो उस जागीर के टैक्स कलेक्शन से आप पूरा कर लेना। मैंने बोला ठीक है भाई चलो, हमने ऐसा करने लग गए। इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था कि पूरे मुगल एम्पायर का ये बैकबोन बना हुआ था। पर इसमें भी क्राइसिस आई 17th सेंचुरी के एंड तक, क्योंकि मनसबदार का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये ट्रूप्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जितने ट्रूप्स इनको डिज़ायर थे वो उतने ट्रूप्स मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से मुगल आर्मी वीक और वीक होती चली गई। नेक्स्ट है वीक आर्मी। तो राजा खुद उतने सैनिक मेंटेन नहीं कर रहा था, उसने किसको ये काम दे दिया था, मनसबदार को ये काम दे दिया था। अब मनसबदारी सिस्टम ही फेल कर गया तो ऑब्वियस सी बात है आर्मी भी वीक होगी, क्योंकि मनसबदार का ही काम था आर्मी को मॉडर्नाइज करना, वेपन्स प्रोवाइड करना, है ना, पर वो नहीं कर पाया, और इस वजह से मुगल आर्मी वीक हो गई। इसीलिए फॉरेन इन्वेडर्स के लिए ये बहुत आसान हो गया, आइसक्रीम की तरह हो गया इंडिया को खाना, है ना, कि भाई मुगल आर्मी वीक है, चलो अटैक करो, ये क्या ही कर लेंगे, और मुगल रूलर्स को वो आसानी से हरा देते थे। फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी कंट्री की जब आर्मी वीक होती है तो फॉरेन इन्वेजन का खतरा बढ़ जाता है। हर कंट्री सोचती है यार उसके पास तो प्रॉपर आर्मी नहीं है, हम अटैक करेंगे वो रिटालिएट नहीं कर पाएगा, फटाफट हार जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जब मनसबदारी सिस्टम फेल कर गया, मुगल आर्मी में मॉडर्नाइजेशन हुआ ही नहीं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, नंबर्स भी उतने नहीं थे सोल्जर्स के जितने होने चाहिए थे। तो इसलिए फॉरेन इन्वेडर्स के लिए ये एक ईजी टारगेट बना कि भाई चलो कुछ नहीं तो मुगल रूलर्स को ही हरा देते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेजन्स, बाहरी आक्रांत था। तो जो नादिर शाह थे उन्होंने एडवांटेज लिया, ये जो वीकनेसेस थी उनका कि भाई नॉवल आपस में लड़ रहे हैं, आर्मी वीक है, जागीरदारी क्राइसिस चल रही है, इस सब का फ़ायदा नादिर शाह ने उठाया। जो पर्शिया का रूलर था उसने इंडिया को इन्वेट किया 1739 में। 1739 में 1739 में नादिर शाह इंडिया को इन्वेट करने आया, उसने मुग़ल आर्मी को बहुत आसानी से हरा दिया, है ना, और दिल्ली की तरफ चला। उसने हज़ारों लोगों को मार दिया दिल्ली में। नादिर शाह ने इंडिया से इनॉर्मस वेल्थ को लूटा, और हमारा जो फेमस कोहिनूर डायमंड था वो भी नादिर शाह ही लेके गया। जो पिकॉक थ्रोन था उसे भी लेके जाने वाला कौन था, नादिर शाह। पिकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर डायमंड ले गया, हज़ारों लोगों को मार गया, वो नादिर शाह जो कहाँ से आया था, पर्शिया से आया था। पर्शिया बोले तो आज का ईरान। कब आया था बेटा, ये 1739 में। और बेटा ये पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, ये बनवाया था शाहजहां ने। पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। गोल्ड का था, बढ़िया से एक्सपेंसिव
टफ्स लगे हुए थे, सब ले गया नादिर शाह। कोहिनूर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस डायमंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हीरे हैं उन सब में सबसे अच्छा था कोहिनूर, सबसे बड़ा था कोहिनूर। ले गया दुष्ट पापी नादिर शाह। और क्या ले गया? पिकॉक थ्रोन। पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बेटा नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, ये काफ़ी नहीं था। नादिर शाह की जब डेथ हो गई तो उनका एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, वो भी इंडिया को लूटने आया। उसने भी दिल्ली को लूटा, बहुत बार लूटा। ये जो फॉरेन इन्वेजन्स थे इनकी वजह से जो ग्लोरी और प्रेस्टीज थी मुगल एम्पायर की उसमें डेंट आने लग गए। ठीक है, डेंट तो आप जानते हो क्या होता है, कारवार में जो डेंट होते हैं वही वाला डेंट है ये। तो मुगल एम्पायर में बहुत कमियां थी, इन कमियों का फ़ायदा नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों ने उठाया और ग्लोरी और प्रेस्टीज को एक बहुत बड़ा डेंट दिया और डिक्लाइन की प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। नेक्स्ट है चैलेंजेस फ्रॉम रीजनल किंगडम्स। बेटा रीजनल किंगडम से भी बहुत सारे चैलेंजेस औरंगज़ेब को और उसके आने वाले रूलर्स को मिले। क्यों मिले? क्योंकि औरंगज़ेब की या उसके आने वाले रूलर्स की पॉलिसीज़ ही ऐसी थी ना कि भाई आप किसी के साथ मिल के ही नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है रीजनल किंगडम्स तो आपके लिए एक थ्रेट होंगी ही होंगी। जो गवर्नर थे बंगाल के, अवध के, हैदराबाद के, बंगाल के गवर्नर, हैदराबाद के गवर्नर और अवध के गवर्नर, बंगाल, अवध, हैदराबाद के जो गवर्नर थे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। किसके टाइम में? किसके रीन में? लेटर मुगल्स के रीन में। जब लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे उस टाइम में बहुत पावरफुल हुए बंगाल, अवध और हैदराबाद के मुगल्स। इनकी वजह से इवेंचुअली होने क्या लग गया, टैक्सेस देना इन्होंने बंद कर दिया, है ना। जब ये इतने पावरफुल हो गए तो इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, इवेंचुअली टैक्स देना बंद कर दिया, डिसओबे करना चालू कर दिया मुगल्स के ऑर्डर को। पहली बात देखो बेटा, जब मुझे लगा कि मुगल एम्परर जो दिल्ली में बैठा है उससे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ तो मैं क्यों ही तुम्हें टैक्स दूंगी, मैं क्यों ही तुम्हारे ऑर्डर मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो इन लोगों ने ओपन डिफाइन किया, किसका डिफाइंस किया, मुगल एम्परर की अथॉरिटीज़ का, उनकी ऑर्डर्स को नहीं माना, उन्हें टैक्सेस देना बंद कर दिया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। 18th सेंचुरी के मिडल तक जो मुगल एम्पायर था वो बस कहाँ तक सीमित होकर रह गया, दिल्ली के आसपास के एरिया तक। नेक्स्ट है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। बेटा जब डिक्लाइन हो ही रहा है मुगल एम्पायर का तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो पावर में आएगा, और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे रीजनल किंगडम्स का फॉर्मेशन होने लगा आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। बेटा पावर वैक्यूम एक बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ पर भी पावर वैक्यूम होता है अतिवादी ताकतें अपना कब्जा जमा लेती हैं। हो सकता है वो पावरफुल और हो सकता है वो पावरफुल नहीं हो। जैसे आप देखो अभी बांग्लादेश में हमने देखा है ना, यूसुफ, फिर ईरान देख लो, इराक देख लो, जहाँ पर भी पावर वैक्यूम होगा वहाँ पर एक ना एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो बहुत अतिवादी होगा। तो जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है बहुत सारी रीजनल किंगडम्स का राइज होता है। और प्रोमिनेंट रीजनल किंगडम्स कौन कौन सी थी हम देखेंगे। पहली थी बंगाल। कौन सी बेटा? बंगाल। बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान थे वो मुगल गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर कौन थे? मुर्शिद कुली खान। खुद इसने ही मुगल एम्परर को चैलेंज करना चालू कर दिया, उनसे अलग होकर खुद इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा। मुर्शिद कुली खान बंगाल के गवर्नर थे और मुगल गवर्नर थे, पर मुर्शिद कुली खान ने बोला अब हमको नहीं मानना तुम्हारी बात छोड़ो, हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। और उसने टाइटल ले लिया किसका? नवाब ऑफ बंगाल का। नवाब का टाइटल खुद ले लिया। कैपिटल ढाका से कहाँ शिफ्ट कर दी? मुर्शिदाबाद। बड़ा ही होशियार व्यक्ति था। क्या क्या किया इसने? एम्पायर को इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा, नवाब का टाइटल ले लिया, कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। और बेटा उसके बाद कौन सक्सेसर हुए? सुजाउद्दीन, और उसके बाद कौन? अलीवर्दी खान। तो जो मुर्शिद कुली खान थे वो इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गए, है ना। मुगल एम्परर से कोई वास्ता उन्होंने नहीं रखा, उन्हें टैक्स नहीं दिया, उन्होंने कहा तुम छोड़ो हम तो अब इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन आए रूल करने, सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खान आ गए रूल करने, बाद में सिराजुद्दौला गवर्नर बन गए बंगाल के। फिर से ध्यान से सुनना, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान और बाद में सिराजुद्दौला जो
बंगाल को गवर्न कर रहे थे। इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स को, पर ब्रिटिशर्स ने इनकी बात नहीं मानी और एक अच्छा खासा वॉर हुआ, जिस वॉर को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और 1557 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का फुटहोल्ड और स्ट्रांग हो जाता है। जो रूलर्स थे बंगाल के वो वेलफेयर ओरिएंटेड थे, काइंड थे, मतलब बंगाल के जितने भी रूलर रहे बहुत वेलफेयर ओरिएंटेड, जन कल्याणकारी योजनाएं लाने वाले, दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बहुत सारे काम लोगों के, मतलब उनके सब्जेक्ट के, उनकी जनता के, उनकी प्रजा के वेलफेयर के लिए किए। पहला तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव किया, एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव किया, कैनाल्स बनवा ली, बहुत सारे वेल्स बनवा दिए, मतलब ऑल इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट किए। जो पुअर फार्मर्स थे उन्हें लोन दिए, वो भी बहुत इजी टर्म्स में। तब बंगाल के जो नवाब थे उससे लोग सीधे जुड़े हुए थे। बंगाल के नवाब क्या कर रहे हैं, तो भाई गरीबों को उधार दे रहे हैं। बंगाल के नवाब अच्छी नहरें बनवा रहे हैं, खेती के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ वो कस्टम ड्यूटीज़ को भी कलेक्ट करते थे स्ट्रिक्टली। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब कोई अगर उनकी बाउंड्रीज़ में आ रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस लगाना, कस्टम ड्यूटी लगाना, ये काम भी बहुत अच्छे से करते थे। बंगाल बहुत प्रॉस्परस प्रोविंस हुआ करता था, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था बंगाल। नेक्स्ट अवध। हम अवध को देखेंगे बेटा, तो शादत खान जो थे वो फाउंडर थे किंगडम ऑफ अवध के। किंगडम ऑफ अवध के फाउंडर कौन है, सादत खान। उन्हें गवर्नर बनाया गया था अवध का 1722 में। 1722 में गवर्नर बनाया गया अवध का, किसको, सादत खान को। जल्दी ही इन्होंने भी नवाब का टाइटल ले लिया और खुद इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गए। ओपन डिफाइंस था यहाँ पर। जैसे ही लोगों को लगता कि भाई अब मैं ज़्यादा पावरफुल और वो मेरे सामने कुछ नहीं, क्लियर चैलेंज टू मुगल अथॉरिटी, भाई अब हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, अब हम नवाब। अच्छा, सादत खान को के सक्सेसर कौन थे, सफदरजंग। सादत खान सक्सीडेड बाय सफदरजंग। सादत खान की डेथ के बाद कौन आए बेटा, सफदरजंग आए, जो कि उनके सन इन लॉ थे। जो अवध किंगडम था उसके क्लोज रिलेशनशिप थे किसके साथ, मुगल के साथ, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी। मतलब मुगल्स को भी ऐसे लगने लगा था ना भाई अब तो गिव एंड टेक का रिलेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे पूरे। तो मुगल्स और अवध के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे इंडिपेंडेंस के बाद भी। मुगल्स ने भी मान लिया कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इनको तो सफदरजंग की बात करें या शादत खान की बात करें, इनको तो पता ही था कि भाई अब हम इतने कैपेबल हैं कि हम रूल कर लेंगे। सफदरजंग को वज़ीर बना दिया गया था मुग़ल एम्पायर का। सफदरजंग को मुग़ल एम्पायर का वज़ीर बना दिया गया। देयरफॉर जो नवाब थे अवध के वो नवाब वज़ीर भी बन गए। सफदरजंग के बाद आए सूजा उद्दौला। बेटा दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। सूजा उद्दीन है, बंगाल में सूजा उद्दीन थे, और ये हैं सूजा उद्दौला। डू रिमेंबर बोथ द थिंग्स। हाँ, यहाँ पर पहले आए सादत खान, फिर सफदरजंग, और उसके बाद सूजाउद्दीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इस किंगडम के, मतलब अवध के। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश की बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, पर ये भी अनसक्सेसफुल रहे। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला हारे जो बंगाल से थे। फिर अवध के सुजाउद्दीन ने बैटल ऑफ बक्सर किया 1764 में, पर ये भी हार गए। और अब तो अंग्रेज़ों ने अपना फुल कंट्रोल बंगाल पे, अवध पे एस्टेब्लिश कर लिया। इस बैटल के पास जो ब्रिटिश थे उन्होंने एंटायर टेरिटरीज, कहाँ की, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, कैप्चर कर ली थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद इस बैटल के होते ही ब्रिटिशर्स के हाथों में क्या आ गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो अवध के जितने भी रूलर रहे, भले वो सादत खान रहे हो, सफदरजंग रहे हों, या सुजाउद्दीन रहे हों, या उसके बाद आएंगे आपके कौन, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ बेटा, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से रूल करेंगे। इस तरीके से रूल करेंगे कि अवध की जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जो सब्जेक्ट है वो उन्हें प्यार करने लगते हैं, है ना, कि भाई हमारा नवाब बहुत बढ़िया है। तो जो रूलर्स थे अवध के वो बहुत गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। वो पीस लेके आए, अवध में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, शांति लेके आए, समृद्धि लेके आए। लखनऊ कैपिटल था अवध का और मेजर सेंटर भी बना कल्चर, आर्ट का ड्यूरिंग देयर रूल। जब
नवाब्स रूल कर रहे थे अवध के, तो अवध सेंटर बन गया कल्चर का, आर्ट का। पीस प्रॉस्पेरिटी लाने वाले भी नवाब ही थे, ठीक है। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. हम हैदराबाद को पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है।